जीआरपी के थाने में। मगर पकड़ा क्यों? साहब, वो आत्महत्या का प्रयत्न कर रहा था। अगले वाले रेलवे क्रॉसिंग पर रेल की पटरी पर लेट गया था। लोगों ने बड़ी मुश्किल से खींचकर हटाया। नहीं, चंद्रमोहन सिर से पांव तक कांप गए। फिर उन्होंने स्टेशन मास्टर की ओर भी नहीं देखा, हड़बड़ाए हुए बाहर निकल आए। स्टेशन मास्टर सन्नाटे में बैठे रह गए थे। फिर वो भी कुछ सोचकर तेजी से उठ गए। एकाएक भीड़ को चीरते हुए चंद्रमोहन अंदर घुसे और नलिन को देखकर ठिठक कर रुक गए। नलिन उन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी नजरें झुक गई थी। यह अलग बात है कि उसके चेहरे पर न आत्म ग्लानि थी न शर्मिंदगी। थाने के इंचार्ज ने चंद्रमोहन को देखकर कहा, आइए गुप्ता जी, बैठिए। चंद्रमोहन का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था, आंखों से गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने क्रोध भरे स्वर में कहा, क्या बैठूं इंस्पेक्टर साहब? जी तो चाहता है मैं स्वयं ही रेल से कटकर मर जाऊं। उद्धरण चिन्ह। मैंने अभी तक आपके ही कारण केस दर्ज नहीं किया। आप तो जानते हैं आत्महत्या का प्रयत्न भी अपराध है, जिसकी सजा कम से कम 6 महीने है। 6 बरस के लिए भिजवा दीजिए इस निर्लज को। ऐसी नालायक निसंतान होना अच्छा। संतान से एकाएक पीछे से आकर सक्सेना ने उनके कंधे पर हाथ रखा और वह झटके से मुड़े, लेकिन सक्सेना साहब को देखकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। सक्सेना साहब ने नलिन की ओर देखा और चंद्रमोहन से बोले, गुप्ता जी, संतान चाहे लायक हो या नालायक, भगवान न करे अगर वो छिन जाए तब आदमी को उसके प्यार और महत्व का अनुभव होता है। याद रखिए, गुस्से में कोई भी आदमी बुद्धि से काम नहीं लेता, क्योंकि क्रोध और बुद्धि एक दूसरे के बैरी होते हैं। चंद्रमोहन के केवल होंठ कांप कर रह गए थे। इंस्पेक्टर स्टेशन मास्टर को देखकर खड़ा हो गया था। स्टेशन मास्टर ने इंस्पेक्टर से संबोधित होकर विनती की, इंस्पेक्टर साहब, मेरी प्रार्थना है कि इस लड़के के विरुद्ध केस दर्ज मत कीजिए। व्यर्थ ही इसके कैरेक्टर जाएगा। अभी पूरा पर करियर एक कलंक पड़ा है। वो तो ठीक है स्टेशन मास्टर साहब, लेकिन इसने फिर आत्महत्या का प्रयत्न किया तो? इस समय तो संयोग था कि पब्लिक ने देखकर शोर मचा दिया और निकट ही 2 कांस्टेबल भी मौजूद थे, जिन्होंने पकड़कर गाड़ी गुजरने से कुछ ही क्षण पहले खींच लिया। स्टेशन मास्टर ने चंद्रमोहन से कहा, गुप्ता जी, अगर आज्ञा हो तो मैं आपके बेटे से अकेले में 2 बातें करना चाहता हूँ। जी, इसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? उनका स्वर अब भी क्रोध भरा था। स्टेशन मास्टर सक्सेना साहब नलिन को ऑफिस के दूसरे भाग में ले गए। नलिन की आंखें अब भी झुकी हुई थीं। सक्सेना साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर नम्रता से कहा, मैं जानता हूँ, आदमी इतना बड़ा और खतरनाक कदम किसी मामले में अत्यंत निराश होकर ही उठाता है। शायद तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि गुप्ता जी ने तुम्हारी शादी मेरी बेटी से निश्चित की थी। जी, नलिन ने धीरे से कहा, मेरा विचार है तुम्हें ये रिश्ता स्वीकार नहीं, अर्थात तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध है। मैंने आपकी बेटी को कभी नहीं देखा, इसलिए उसके बारे में मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं। नलिन कहते कहते रुक गया तो सक्सेना साहब बोले, तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो? जी, और उसी से शादी भी करना चाहते हो? जी हाँ। और तुम्हारे पिताजी ने उसे ठुकरा दिया होगा? जी हाँ, वो गरीब है, एक कोचवान की बेटी है, दहेज में कुछ नहीं ला सकती। और अगर तुम्हारे पिताजी अपनी हट पर अड़े रहे तो? एक बार लोगों ने मुझे बचा लिया, जरूरी नहीं दूसरी बार भी कोई पास ही खड़ा देख रहा हो, और इसके हजारों साधन भी हैं। सक्सेना साहब ने नलिन के कंधे पर थपकी दी और बोले, ठीक है, तुम आत्महत्या का विचार मन से निकाल दो, तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जिसे तुम चाहते हो। लिन सिर झुकाए खड़ा रहा, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। सक्सेना साहब ने उसका कंधा थपका और बोले, तुम घर जाओ, गुप्ता जी को मैं समझा लूंगा, मगर इतना याद रखो कि जीवन इतना सस्ता नहीं होता जिसे इतनी सी बात पर गवा दिया जाए। शादी ब्याह के संबंध में लड़की लड़के की सहमति आवश्यक है। तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं था तो इसके लिए तुम मुझसे मिलते, अपने अधिकार के लिए लड़ते। आत्महत्या करना तो कायरों का काम है। नलिन चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। सक्सेना साहब उसे बाह से पकड़कर बाहर लाए और इंस्पेक्टर से बोले, इसे जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब। जी, बेहतर है। नलिन चला गया और चंद्रमोहन खूंखार नजरों से उसे जाते हुए घूरते रहे। सक्सेना साहब ने उनका हाथ थामा और बोले, मेरे साथ चलिए गुप्ता जी। चंद्रमोहन चुपचाप सक्सेना साहब के साथ थाने से निकल आए। चंद्रमोहन सक्सेना साहब के दफ्तर में उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठे थे। सक्सेना साहब ने उनकी ओर देखते हुए बड़ी नम्रता से समझाने वाले ढंग से कहा, देखिए गुप्ता जी, जो मामले इतने नाजुक मोड़ पर पहुंच जाए उन्हें क्रोध से नहीं बुद्धि से सुलझाया जाता है। जवान खून गर्म और भावुक होता है। आपका बेटा जैसे आज जान पर खेल आया, फिर कभी भी ऐसा कर सकता है। और औलाद एक ऐसा फल होती है जो एक बार छिन जाए तो फिर नहीं मिलती।
चंद्रमोहन चुपचाप बैठे पेच खाते रहे। सक्सेना साहब ने चंद क्षण ठहरकर फिर कहा, शायद वो तो आप समझ ही गए होंगे कि इस घटना के बाद मैं अपनी बेटी का जीवन कभी दांव पर लगाने का सोच भी नहीं सकता। ... हाँ, मेरा आपको एक शुभचिंतक और भाई जैसा परामर्श है कि आप अपने बेटे का जीवन दांव पर न लगाएं। आप उसकी पसंद की लड़की को छोड़कर किसी भी लड़की से उसकी शादी की बात चलाएंगे तो मेरी बात गांठ बांध लीजिए कि आप अपने बेटे को तो खो ही बैठेंगे, किसी मासूम लड़की का जीवन भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए आप अपने बेटे की ही खुशी पूरी कर दीजिए, इसी में आपकी और आपके बेटे की भी भलाई है। लड़की के पिता के व्यवसाय और सामाजिक स्तर पर मत जाए, प्रायः धूल और मिट्टी में हीरे छुपे होते हैं। चंद्रमोहन कुछ नहीं बोले। वो बार बार उंगलियों में उंगलियां फंसा कर निकाल रहे थे। उनके मस्तिष्क में क्रोध के साथ असमंजस भी था, क्योंकि वह जानते और समझते थे कि सक्सेना साहब जो कुछ कह रहे हैं वो गलत नहीं है। सक्सेना साहब ने ध्यानपूर्वक उनका चेहरा देखा और बोले, मैंने नलिन को भी वचन देकर वापस घर भेजा है कि उसकी शादी उसी की पसंद की लड़की से होगी, और मेरे इस वचन पर वो घर अब यह आप पर निर्भर है कि आप उसे नया जीवन दें या मौत के मुंह में धकेल दें। चंद्रमोहन चुपचाप उठ गए। मुरलीधर का तांगा जब घर के पास पहुंचने लगा तो उनका दिल बैठने सा लगा। वो सोच रहे थे कि अब वो माधवी से क्या कहेंगे, उसे क्या मुंह दिखाएंगे। कल वो चंद्रमोहन से मिलने गए थे, किंतु चंद्रमोहन का कोरा उत्तर उन्होंने बेटी को नहीं बताया था कि उस घर में उनका कितना अपमान हुआ है, बल्कि वो स्पष्टतया खुश घर गए थे। उन्होंने माधवी को बताया था कि नलिन की माँ को तो ये रिश्ता पसंद है, लेकिन नलिन के बाबूजी से उसकी भेंट नहीं हो सकी थी। वो शायद कल मिले, तब बात पक्की हो जाएगी। आज सारा दिन मुरलीधर यही सोचते रहे थे कि माधवी को किस तरह बताएं कि उसकी शादी नलिन से नहीं हो सकती, और वह नलिन को भूल तांगा गली के मोड़ पर मुड़ ही रहा था कि उन्होंने सड़क के बीच चंद्रमोहन को खड़े देखा और मुरलीधर का दिल खुशी से अनायास धड़क उठा। उन्होंने फुर्ती से घोड़े की लगाम खींची और तांगा रुकते ही वो कूदकर नीचे उतर आए। फिर जल्दी से तांगा एक किनारे करके वो चंद्रमोहन की ओर बढ़ते हुए बोले, मैं जानता था आपको मुझ पर दया आ जाएगी।